हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टार्ट किया था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमने आपको डिटेल में स्टडी किया था। डिटेल में हमने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। एग्जैक्टली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है, कैसे वो बना होता है। दोस्तों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि कौन फ्लूइड नेचर का होता है, या फिर उसके लिए जो सेंटेंस दिया गया था प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, वो अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पता होना चाहिए। हमने आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन बताया था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बताई थी, कौन कौन से कॉजेज होते हैं फ्लूइडिटी के, ये सभी चीज़ें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको बताया था। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है जो हम आज समझाने जा रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर एब्जॉर्प्शन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एग्जैक्टली सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने सेल ऑर्गेनेल्स में जब बताया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के भी होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन के भी होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं, राइट। तो सिंगल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और आगे फिर डबल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन लेस जितने भी होते हैं सभी को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यस स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, आप इसको एब्जॉर्प्शन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। एब्जॉर्प्शन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस स्टूडेंट्स, पैसिव और एक्टिव दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है दोस्तों, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है किसी भी चीज़ का उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। इसका मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और जब भी कोई चीज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें एनर्जी नहीं लगती, यानी एटीपी का यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हम आपको दो तरह के ट्रांसपोर्ट बताएंगे, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला वाला जो है दोस्तों पैसिव ट्रांसपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एग्जैक्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है फ्रॉम इट्स, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कहाँ से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस स्टूडेंट्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जब भी ये ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो इसको हम कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स, ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर ये कोई भी चीज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी इसके अंदर एनर्जी नहीं लगेगी, और एनर्जी नहीं लगेगी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो नो एनर्जी, या फिर आप इसको एटीपी भी कह सकते हो, रिक्वायर्ड, ना तो किसी एनर्जी या फिर एटीपी की रिक्वायर्ड होगी। स्टूडेंट्स, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो पोरीफेरा होते हैं या फिर प्रोटोजोन्स होते हैं, वो O2 और CO2 का एक्सचेंज डायरेक्टली कर लेते हैं, यानी सिंपली उनके स्किन के थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन, सबसे पहला इसका जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, राइट स्टूडेंट। सिंपल डिफ्यूजन में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने आपको बताया जैसा कि O2 CO2 का एक्सचेंज, ये एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट हम सॉल्यूबल की बात करें
विटामिन जो सॉल्युबल होते हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, बेसिकली विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, अगर उनकी बात करें जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो होती है स्टूडेंट्स, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये बेसिकली जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। ये भी फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली एक्चुअली घुल जाते हैं दोस्तों, ये घुल जाते हैं और फिर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा एक डिफ्यूजन है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसी का पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है स्टूडेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर बेसिकली जब भी मूवमेंट होता है वाटर का, कभी भी मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको कहोगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। किसका मूवमेंट होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। हाँ स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक स्टूडेंट और होता है तीसरा एक और होता है, यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेसिकली यहाँ पे किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है तो दोस्तों ये भी पैसिव डिफ्यूजन ही, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई हेल्प करता है, और वो हेल्प करता है दोस्तों कैरियर प्रोटीन्स। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली जो होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ये होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। यस स्टूडेंट, इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। इसका आपको एक एग्जांपल समझाता है स्टूडेंट्स, GLUT, ये इसका एग्जांपल है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और बेसिकली इसमें जो ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज GLUT। ग्लूकोज का यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये कहाँ देखने को मिलती है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलती है। म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स में भी देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? तो फाउंड इन म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलती है, या फिर स्टूडेंट्स मसल और लीवर सेल्स में भी देखने को मिलती है। तो हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, मसल्स एंड लीवर सेल्स। सो स्टूडेंट इस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बताया। ध्यान से समझ लीजिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट होगा, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसके टाइप से दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन, नॉर्मली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा तो सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर का अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। और लास्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करती हैं उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा अच्छे से। अब हम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहाँ पे एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हम अपने यहाँ घरों में, गाँव में नॉर्मली आप देखोगे तो ट्यूबवेल या फिर टिल्लू पंप वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे हम एनर्जी यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वाटर को नीचे से बाहर की तरफ बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली अब हम दूसरा आपको जो समझाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा दोस्तों अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और इसमें एनर्जी या फिर एटीपी रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज व्हाट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टूडेंट्स, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और इसमें एटीपी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एटीपी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट स्टूडेंट। अब अगर हम इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी यूज़ कर ली जाती है और कभी कभी एटीपी इनडायरेक्ट यूज़ की जाती है। तो इसके एटीपी के यूजेस के बेसिस पे दोस्तों हम क्लासीफाई करते हैं इसको। सबसे पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डायरेक्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डायरेक्ट या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो पहला है डायरेक्ट या फिर प्राइमरी एक्टिव, डायरेक्ट या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम डायरेक्ट या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर होता क्या है, एटीपी डायरेक्टली यूज की जाती है स्टूडेंट्स। सो एटीपी डायरेक्टली यूज्ड, यहाँ पे स्टूडेंट्स एटीपी को डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, सोडियम पोटेशियम पंप को डिटेल में हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। जब नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे 11th का, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे डिटेल में सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अभी फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखिए, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। कैसे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, आप ध्यान से समझिए। सपोज स्टूडेंट्स, ये सेल है, ये स्टूडेंट सेल है और ये उसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल है और ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट होता क्या है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है ऐसे। ये स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम पंप है और ये है इसका आउटर साइड वाला हिस्सा, राइट। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है स्टूडेंट, और ये एग्जैक्टली सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 3 सोडियम बाहर की तरफ भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ लेता है। 3 सोडियम बाहर की तरफ भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ लेता है। और इसको इतना चीज़ को करने के लिए स्टूडेंट्स एक एटीपी यूज़ होती है और ये एटीपी एडीपी प्लस आईपी में टूट जाती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये एटीपी से जो एनर्जी निकलेगी स्टूडेंट्स, वो एनर्जी ये पंप यूज़ करता है और उस एनर्जी को यूज़ करके ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 सोडियम इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कम होता है। इसका मतलब सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ आना चाहिए, बट ये पंप क्या करता है, अंदर से बाहर की तरफ भेजता है और इसका जस्ट अपोजिट पोटेशियम में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज रहा है, इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसीडर करते हैं। यानी सोडियम पोटेशियम पंप उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस को ट्रांसफर कर रहा है, सोडियम आयन को भी और पोटेशियम आयन को भी, राइट। इसीलिए इसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी जो होती है डायरेक्टली यूज कर ली जाती है, राइट स्टूडेंट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरा एक इसका एग्जांपल आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं इसको। यहीं पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें एटीपी यूज़ तो की जाती है लेकिन इनडायरेक्टली यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ होती है अभी आपको समझाते हैं। एटीपी दोस्तों इसमें कैसी होती है, एटीपी इनडायरेक्टली यूज्ड होती है, एटीपी इनडायरेक्टली यूज्ड।
इसके अंदर स्टूडेंट्स एटीपी जो होती है वो इनडायरेक्टली यूज्ड होती है। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको हम कोड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। या स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोड ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स को हम कोड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कोड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है, एक SGLT का मतलब क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर ये जो होता है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, ये हो गया है, ये स्टूडेंट्स है हमारी इंटेस्टाइन। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इंटेस्टाइन है और ये है स्टूडेंट्स ये है म्यूकोजल सेल्स। ये ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये इंटेस्टाइन है और ये है म्यूकोजल सेल्स, यानी कि म्यूकोजा की सेल्स। ये है म्यूकोजल सेल्स, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे SGLT लगा हुआ होता है। SGLT, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली SGLT। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा आपको याद होगा हमने सोडियम को बाहर की तरफ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया था। यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप ने यहाँ पे एक्टिवली सोडियम को ट्रांसफर किया था, यानी यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ध्यान से देखिएगा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है, यहाँ पे सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट होता क्या है, दो सोडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव करते हैं फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये स्टूडेंट्स सोडियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी आ जाता है, इसका मतलब ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज हायर या इसके थ्रू आ रहा है और ये यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ हो रहा है, लेकिन ये हायर बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने एनर्जी यूज़ किया था, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो लो होता है, यहाँ पे ग्लूकोज हाई की तरफ जा रहा है, फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, लेकिन ये सोडियम के थ्रू जा रहा है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। तो इसका याद रखना स्टूडेंट्स, का फुल फॉर्म जो इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वो भी पूछा जा सकता है, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसके एग्जांपल और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमने आपको बता दिया। स्टूडेंट एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका और बचा है, तीसरा टाइप जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, हमने आपको दो बता दिए, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक और होता है जिसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, बल्क ट्रांसपोर्ट। तीसरा होता है स्टूडेंट्स बल्क ट्रांसपोर्ट। ध्यान से समझिएगा बेसिकली बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, ध्यान से समझिएगा बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज़ होती है। जैसा कि आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो अमीबा होता है वो फूड जब लेता है तो एंडोसाइटोसिस करता है। एंडोसाइटोसिस मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन बनती है और फूड अंदर की तरफ आ जाता है, या फिर उसको वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना है तो एक्सोसाइटोसिस होगी। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, एनर्जी यूज़ होती है इनमें भी, इसलिए ये एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस जो हो रहा है इसी को हम बेसिकली बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें फॉर्मेशन ऑफ कैरियर वेसिकल्स होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू ही एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है। तो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस, ये इसके एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कैरियर वेसिकल्स होते हैं। कैरियर वेसिकल्स बनते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ कैरियर वेसिकल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यस स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और वो कैरियर वेसिकल्स जो बनती हैं वो एंडोसाइटोसिस भी होता है उसके थ्रू और एक्सोसाइटोसिस भी होता है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल ध्यान रखना। जो फूड का अब्जॉर्प्शन होता है अमीबा में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो इसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, फूड एब्जॉर्प्शन इन अमीबा के अंदर स्टूडेंट जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो बल्क ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यस स्टूडेंट्स, जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली ये भी एक तरह का बल्क ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट जो होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था उसको हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिए। अब हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने आपको याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन किया था यूकैरियोट्स का, तो उसमें हमने आपको बताया था बेसिकली बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के बारे में, जो कि कैसी होती है उसको हमने स्टडी कर लिया। सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कंप्लीट कर लिए एग्जैक्टली क्या होती है। अब हम अंदर की तरफ स्टूडेंट्स जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अब उन सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कुछ सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं और कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जैसे राइबोसोम और सेंट्रोसोम हुआ। तो बेसिकली अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, जो गोल्जी बॉडी होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और लाइसोसोम जो होते हैं, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इन तीनों एक साथ काम करते हैं यानी तीनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए हम GERL सिस्टम इन तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको देखने वाले साइंटिस्ट थे दोस्तों नोविकोफ। सबसे पहले नोविकोफ ने देखा और उन्होंने ये बताया कि ये तीनों जो होते हैं GERL सिस्टम, तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और तीनों एक साथ काम करते हैं। सो दोस्तों GERL सिस्टम जो होता है जिसमें तीनों GERL सिस्टम, बेसिकली GERL सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये तीनों गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे नोविकोफ। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, proposed by नोविकोफ। तो सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे दोस्तों वो थे नोविकोफ। एक्चुअली GERL सिस्टम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर गोल्जी बॉडी आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और लाइसोसोम आता है। तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये होती क्या स्टूडेंट्स, अ कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिसके अंदर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम which includes Golgi body, endoplasmic reticulum and लाइसोसोम। यस स्टूडेंट्स, ये तीन के तीनों इस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। GERL सिस्टम में स्टूडेंट्स गोल्जी बॉडी आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं और लाइसोसोम आते हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली होता क्या है GERL सिस्टम, हम डायग्राम के थ्रू छोटा सा पहले एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, कैसे हम इस डायग्राम को तीनों के तीनों समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो ये होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया न्यूक्लियस। आपको पता स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस है और बाहर चारों की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये बड़ी सी सेल होगी। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टूडेंट्स ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, तो ये बाहर की लेयर होगी। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, यही जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, सॉरी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी से ये बन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम दो बना देते हैं, एक पे राइबोसोम लगा देंगे स्टूडेंट्स और एक पे राइबोसोम नहीं होगा। तो ये हुआ स्टूडेंट्स बेसिकली। तो यहाँ पे राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहे राइबोसोम्स, ये रहे राइबोसोम्स, ये रहे राइबोसोम्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से राइबोसोम्स हमने बता दिया। अब एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टूटेगी, ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में टूटेगी और ये बनाएगी गोल्जी बॉडी। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। ये जो यहाँ से टूटेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से गोल्जी बॉडी के होते हुए, मैच्योर होते हुए स्टूडेंट्स, यहाँ से जाते हुए यहाँ से पिंच ऑफ कर जाएगा ये ऐसे, और पिंच ऑफ हो जाने के बाद इसको हम स्टूडेंट्स को गोल्जियन वैक्यूल कहेंगे। इसको कहेंगे गोल्जियन वैक्यूल, इसको कहेंगे गोल्जियन वैक्यूल। और इसी गोल्जियन वैक्यूल्स में स्टूडेंट्स, इस गोल्जियन वैक्यूल्स में अगर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इसी को हम लाइसोसोम कहने लगते हैं, लाइसोसोम। तब इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे लाइसोसोम। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है एक्चुअली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसको बनाया, गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी ने किसको बनाया, लाइसोसोम को। तो बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिएगा। ये हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है एग्जैक्टली, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी। ये रही गोल्जी बॉडी और ये रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स कुछ पे ER प्रेजेंट, कुछ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अभी हम आपको बताएंगे उसको एग्जैक्टली होते क्या है। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से राइबोसोम्स को हटा दो तो ये हो जाएगा बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फिर से राइबोसोम लगा दो तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, और आपको पता है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बनेगी, गोल्जी बॉडी बनेगी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स बनेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये हमने आपको बता दिया, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हम एक एक के बारे में डिटेल में समझाएंगे। अभी हमने आपको ये बताया कि दोस्तों ये एक दूसरे से आपस में जुड़े कैसे होते हैं। जो ER के वेसिकल्स बनते हैं स्टूडेंट्स, यही ER के वेसिकल्स जाके गोल्जी बॉडी बनाते हैं, और ये गोल्जी बॉडी वेसिकल्स इन गोल्जी बॉडी के थ्रू होके मैच्योर होके यहाँ पे आती है, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे जाते हैं, बेसिकली जो लाइसोसोम बन जाता है जब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको GERL सिस्टम एक बता दिया। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था स्टूडेंट्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपको बताया था सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज गोल्जी बॉडी, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हमने लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स डिटेल में, फिर हम गोल्जी बॉडी को स्टडी करेंगे डिटेल में, और फिर हम लाइसोसोम्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इसके पहले हमने आपको सिस्टम बताया कि एग्जैक्टली ये सभी आपस में जुड़े कैसे होते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर और नेम दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिया था स्टूडेंट्स। ये तो हमारे लिए और आसान हो गया
कि हमें नेम और डिस्कवरर अलग अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो डिस्कवरी और नेम दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था पॉटर। डिस्कवर्ड एंड नेम्ड ये स्टूडेंट्स किया था काम पॉर्टर ने। सो डिस्कवरी और इसका नेमिंग करने का क्रेडिट पॉर्टर को जाता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये नॉर्मली यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पुअरली डेवलप या फिर एब्सेंट हो सकता है। कहाँ पे? जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है या फिर एम्ब्रियोनल सेल्स है या फिर मैच्योर आरबीसी की बात करें स्टूडेंट्स, मैच्योर आरबीसी हो, ओवम हो, स्पर्म हो, इन सभी जगह पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पुअरली डेवलप होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। तो इस पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुअरली डेवलप्ड होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स। कहाँ पे? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, एब्सेंट इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, या फिर आप इसको एम्ब्रियोनल सेल्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एम्ब्रियोनल सेल्स, स्पर्म, ओवम और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैच्योर आरबीसी। यस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योर आरबीसी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैच्योर आरबीसी में भी नहीं होते स्टूडेंट। अगर हम मैच्योर आरबीसी की बात करें तो मैच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी भी नहीं होता, लाइसोसोम्स भी नहीं होता, इवन न्यूक्लियस भी नहीं होता। ये सभी चीज़ें मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होती है स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी बॉडी जो होता है 3 तरह का स्ट्रक्चर बनाता है स्टूडेंट्स। ये गोल्जी बॉडी आपको वेसिकल्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, गोल्जी बॉडी आपको ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, और गोल्जी बॉडी जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था स्टूडेंट्स, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, उसके फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो इसके फॉर्म लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको इनके फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है स्टूडेंट्स 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म करता है। सबसे पहला जो होता है जिसको हम वेसिकल्स कहते हैं स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली वेसिकल्स ऐसी होती है स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं वेसिकल्स या फिर वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम हो भी सकते हैं, राइबोसोम नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन वेसाइकल्स के ऊपर राइबोसोम मिल भी सकते हैं स्टूडेंट्स और नहीं भी मिल सकते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे, या फिर ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके के भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे भी राइबोसोम्स देखने को मिल भी सकते हैं और राइबोसोम नहीं भी मिल सकते हैं देखने को। तो यहाँ पर भी हम राइबोसोम बना देते हैं स्टूडेंट्स। इनका नाम क्या है? इनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको, जिसको हमने कहा था सिस्टर्नी। बेसिकली सिस्टर्नी क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी आप थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था। सिस्टर्नी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी जो होते हैं स्टूडेंट्स ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, उससे बनता है सिस्टर्नी। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो होते हैं स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट वो होता है स्टूडेंट जो इसके अंदर होता है, इनसाइड द ईआर होता है, और एक पार्ट जो होता है जो आउटसाइड द ईआर होता है। तो इसके बेसिस पे दोस्तों एंडोप्लाज्मिक को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। सो ध्यान रखिएगा, उसको भी हम आपको समझा देते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, उसको भी बता देते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स।
देखिए हम बेसिकली आपको बता रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides cytoplasm into two कंपार्टमेंट। या स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, स्टूडेंट्स। वो कंपार्टमेंट्स, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल। ये बेसिकली इनसाइड द ईआर साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो इनसाइड द ईआर आएगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे इंट्राल्यूमिनल। और साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो आउटसाइड द ईआर आएगा उसको कहेंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल। राइट स्टूडेंट्स। तो एक्स्ट्राल्यूमिनल में बेसिकली आउटसाइड ईआर वाले पार्ट को हम कहेंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है इंट्राल्यूमिनल क्या होते हैं और एक्स्ट्राल्यूमिनल क्या होते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं दो तरह के ईआर होते हैं। एग्जैक्टली दो तरह के ईआर क्या होते हैं और किसके बेसिस पे हम कह रहे हैं दो तरह के ईआर होते हैं। हालांकि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स बस यही है कि दो तरह के ईआर होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स के ऐसे दाने लगे हुए होते हैं, और दाने लगे होने की वजह से वो ग्रेन्यूल्स की तरह भी दिखता है, इसीलिए उसको ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और दूसरे वाले को हम ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहेंगे। तो दोस्तों दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ईआर। नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ ईआर। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आप RER भी कह सकते हो, या फिर स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट्स ये नाम आपको ध्यान रखना है, इसको ग्रैनुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, खुरदुरे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दूसरा, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दूसरी तरफ दोस्तों होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको आप RER भी कह सकते हो, या फिर ग्रैनुलर यहाँ पे था दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनते चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है और यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके सरफेस पे आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है। जिसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन है वहाँ पे आके राइबोसोम अटैच हो जाता है, और जिसके अंदर ये प्रोटीन नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, वहाँ पे आके राइबोसोम अटैच होगा ही नहीं। और जब राइबोसोम अटैच होगा ही नहीं स्टूडेंट्स तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, एक्चुअली होता क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे लार्जर सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की वो आगे अटैच हो जाती है, और वो अटैच होती है राइबोफोरिन प्रोटीन से, राइबोफोरिन प्रोटीन। और बेसिकली ये राइबोफोरिन प्रोटीन जो होता है एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है स्टूडेंट। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसको राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड कहते हैं। नाम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम आपको बता रहे हैं बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझिए। सपोज स्टूडेंट्स ये है स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, ये जो लार्जर सब यूनिट होती है
राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो आके अटैच्ड हो जाती है, और लार्जर सब यूनिट जो आके अटैच्ड होती है स्टूडेंट्स, वो एक प्रोटीन के थ्रू हेल्प के थ्रू अटैच्ड होती है, जिसका नाम है राइबोफोरिन प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन प्रोटीन इस तरीके से अटैचमेंट होता है, और इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं स्टूडेंट्स। सो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लिख लेते हैं इसको हम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, larger subunit of ribosome, this means yes students, so larger subunit of ribosome attached with glycoprotein, attached with glycoprotein, और ये स्टूडेंट्स जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये बेसिकली होते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इस तरीके से राइबोसोम का अटैचमेंट होता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम बेसिकली फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे इस तरफ तो ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अटैच ही नहीं हो रहे हैं। और राइबोसोम क्यों अटैच नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन नहीं मिलती देखने को, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन क्या होगा इसका? मेन फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम हमें पता है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, तो ध्यान रखना मेन फंक्शन जो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ध्यान रखना पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को आप एंजाइम सिंथेसिस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम ही होते हैं, राइट। दूसरा, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बात करें, इनके मेन फंक्शन की बात करें, इनके इन द सेंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, इनके मेन फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस का। लिपिड या फिर स्टेरॉइड भी दोस्तों एक तरह के लिपिड ही होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ये बेसिकली लिपिड सिंथेसिस होता है। लिपिड सिंथेसिस होता है इनका फंक्शन, लिपिड सिंथेसिस या फिर स्टेरॉइड सिंथेसिस, राइट स्टूडेंट। ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपको हम एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से समझिए इनके एग्जांपल्स क्या है। बेसिकली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेंगे, उसको हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से समझते चलिए, आप खुद सोचिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना होगा, यानी कि जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल में ये दोस्तों देखने को ज़्यादा मिलेंगे। सलाइवरी सेल जो होती है वहाँ भी देखने को मिलेंगे, लीवर में सेल्स में भी देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो एग्जांपल्स है वो लर्न होने चाहिए हमें। पैनक्रियाटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, पैनक्रियाटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, पैनक्रियाटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, लीवर सेल्स में देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर मैंने हमको पहले बताया था आपको, लीवर सेल्स में देखने को मिलेंगे, पैनक्रियाटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, लीवर सेल्स में देखने को मिलेंगे, और सलाइवरी सेल्स में भी देखने को मिलेंगे। तो सलाइवरी सेल्स। सो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन करना होगा, क्योंकि हमने बताया था इनका मेन फंक्शन लिपिड ही होता है फॉर्मेशन करना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिवर सेल में जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर सेल्स, ये लीवर सेल्स में स्टूडेंट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराने का काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपको पता होगा लीवर जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो लीवर में होता है वो बेसिकली साइटोक्रोम 450 की वजह से होता है, और वहाँ पर भी यही रोल प्ले करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर देना, बॉडी से रिमूव कर देना।
जैसे हम अल्कोहल, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल में जो लीवर होता है, अल्कोहल जब यूज़ करते हैं तो लीवर जो हार्मफुल कंपोनेंट होता है अल्कोहल का, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देता है, रिमूव कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल्स, लीवर है साइटोक्रोम 450, तो डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर हैव साइटोक्रोम 450। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये साइटोक्रोम 450 पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक और स्टूडेंट्स, एडिपोज सेल्स की बात करते हैं। एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती है वहाँ पे भी तो यही देखने को मिलेगा, लिपिड वाला, क्योंकि लिपिड यानी फैट का ही तो फॉर्मेशन करेगा, तो ये यहाँ पर भी देखने को मिलेगा एडिपोज टिश्यू सेल्स में, जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है स्टूडेंट्स, एडिपोज टिश्यू सेल्स, एडिपोज टिश्यू सेल्स में भी देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, एड्रीनोकॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एडिनोकॉर्टेक्स बेसिकली हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे चल के डिटेल में इसके बारे में, एडिनोकॉर्टेक्स क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एड्रीनोकॉर्टेक्स जो सेल होती है सेल्स, वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा RER। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझाते हैं स्टूडेंट्स आपको। जो कैल्शियम होता है वो स्टोर करता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारी मसल्स होती हैं उस मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करता है। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, हमें दूध पीना चाहिए क्योंकि कैल्शियम वहाँ पे देखने को मिलता, कैल्शियम होता है, तो ये मसल्स को भी जो हमारी बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है कैल्शियम का, और उसको बेसिकली हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल्स, स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल्स, और बेसिकली स्टूडेंट्स को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइट। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो फंक्शन होते हैं हमने आपको बता दिया कि बेसिकली क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स और फंक्शंस भी, मेन फंक्शन बता दिए, एग्जाम्पल्स बता दिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाना था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने आपको बताया था, जो लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर जो एंजाइम भरा जाता है स्टूडेंट्स, उसका प्रीकर्सर कौन होता है, ये होता है, प्रीकर्सर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान रखना, दे फॉर्म एंजाइम। कौन सी एंजाइम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था, एंजाइम प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम। यस स्टूडेंट्स, एंजाइम प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम टू बी मेड बाय गोल्जी बॉडी, राइट स्टूडेंट्स। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग करने का, तो गोल्जी बॉडी इसको पैकेज कर देगी। ये रहे रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अलग अलग। रफ एंडोप्लाज्मिक का अलग क्या फंक्शन होता है वो हमने आपको बता दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का अलग क्या फंक्शन होता है वो हमने आपको बता दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक के एग्जांपल्स बता दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के एग्जांपल्स बता दिए। अब दोस्तों हम लास्ट में आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है स्टूडेंट्स, उसके कॉमन फंक्शंस आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट अदर फंक्शंस हैं जो कॉमनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं हम लोग। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड देन तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ER, अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ER। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं ER के, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोवाइड करता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है। आपको स्टूडेंट्स हमने बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, इसीलिए ये बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंडोस्केलेटन। तो दोस्तों ये सेल का एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स सेल एंडोस्केलेटन। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दोस्तों, वेदर इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स सेल एंडोस्केलेटन। सेल एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कौन करता है स्टूडेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स आपको याद होगा पहले जब हमने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी उस समय हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ाया था। प्लाज्मोडेस्माटा को बारे में बताया था स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी सेल वॉल को पियर्स करके जाती हैं, एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शंस का प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वो बेसिकली क्या थे? ईआर के ट्यूब्यूल्स ही थे, और ईआर के ट्यूब्यूल्स थे जिनका नाम हमने रखा था डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। स्टूडेंट्स यहीं बगल में हम लिख देते हैं, बेसिकली ये क्या थे? ईआर के ट्यूब्यूल्स थे, और इन्हीं ईआर के ट्यूब्यूल्स को हमने क्या कहा था? डेस्मोट्यूब्यूल्स। राइट स्टूडेंट्स, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने के पहले ये भी हम आपको लिखा देते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं? जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली होते क्या हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। यस स्टूडेंट्स, दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम करते हैं। ब्रिज बनाने का काम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जब सेल डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बेसिकली सेल डिवीजन क्या होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के लास्ट में स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, रीफॉर्मेशन होता है। बेसिकली पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और बाद में फिर से फॉर्म हो जाती है। तो ये भी फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। सो स्टूडेंट्स तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। तो ध्यान रखना ये सेल डिवीजन के एंड में होता है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। या स्टूडेंट्स सेल डिवीजन के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आप बताते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में जब हमने GERL सिस्टम बताया था तब हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे गोल्जी बॉडी बनेगा और उससे फिर लाइसोसोम बनेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो होता है गोल्जी बॉडी भी बनाता है, स्फीरोसोम्स भी बनाता है, पैरोक्सिसोम्स भी बनाता है, ग्लाइऑक्सिसोम भी बनाता है। क्या होते हैं स्फीरोसोम्स, क्या होते हैं पैरोक्सिसोम, क्या होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, ये सब हम डिटेल में आगे चल के स्टडी करने वाले हैं। तो आप सिर्फ अभी ये समझिए कि ये किस किस का फॉर्मेशन करता है। सो इट फॉर्म्स गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, स्फीरोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, स्फीरोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, पैरोक्सिसोम का फॉर्मेशन करता है, पैरोक्सिसोम्स का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स फॉर्मेशन करता है, एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी का, स्फीरोसोम्स का, पैरोक्सिसोम्स का, ग्लाइऑक्सिसोम्स का, एक्सेट्रा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले GERL सिस्टम स्टार्ट किया, और GERL सिस्टम में आपको हमने गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स के अंदर सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट किया। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स दोनों को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स
ये जो आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स मिलेंगे हम आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।